हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर धनंजय एंड वेलकम बैक इन डॉक्टर सरीना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमाइक्रॉन के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं और खासकर कि बड़ी सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, मुंबई और जयपुर में तो केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ रहे हैं। तो वापस से एकदम ऐसा पैनिक का सा माहौल है। तो हम इस वीडियो में कोरोना वायरस, ये जो ओमाइक्रॉन है, उसके जो सिम्टम्स हैं और उसका ट्रीटमेंट और जो आइसोलेशन की गाइडलाइन है, उसमें क्या कोई चेंज है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और मेनली हम डिस्कस करेंगे ओमाइक्रॉन के सिवियरिटी के बारे में। जैसे कि हमें पता है, ओमाइक्रॉन सबसे पहले साउथ अफ्रीका में मिला था, वहाँ भी 1.5 मंथ हो गया है उसको। उसके बाद ये यूके में फैला, तो वहाँ से बहुत सारे स्टडीज़ आई हैं, वहाँ से डेटा आया है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ओमाइक्रॉन कितना ख़राब है या डेल्टा के कंपैरिजन में सही है या ख़राब है। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम वैक्सीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पुराने कोरोना वायरस के लिए, जैसे डेल्टा, उससे पहले जो वैक्सीन्स लगे थे वो ओमाइक्रॉन के लिए कितने इफेक्टिव हैं, उसके लिए भी बहुत सारे स्टडीज़ हैं। और बाद में हम ये देखेंगे कि पेंडेमिक में, ये जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक है, उसमें हम कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके जो सिम्टम्स हैं, ओमाइक्रॉन के सिम्टम्स के बारे में। तो ओमाइक्रॉन के जो सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं जो डेल्टा के थे, जैसे कि रनिंग नोज, हेडेक, फटीग, थकान का होना, स्नीजिंग, सोर थ्रॉट। ये जो सिम्टम्स कोरोना वायरस के जो कॉमन सिम्टम्स है वही सिम्टम्स हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले वाले जो कोरोना वायरस में जो सिम्टम्स है, जैसे कि टेस्ट का चले जाना, स्मेल का चले जाना, वो जो सिम्टम था वो उतना कॉमनली नहीं पाया जा रहा है। जो स्टडीज़ हुई हैं ओमाइक्रॉन के लिए, जो स्टडीज़ हुई हैं, उनमें पाया जा रहा है कि अब जो कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं, ओमाइक्रॉन पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनमें ये सिम्टम्स थोड़े कम पाए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या अलग है ट्रीटमेंट में। तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। मैं एक चीज़ बता दूं कि जितने भी स्टडीज़ हुई हैं और डाटा जो जो डेटा मिला है, उसमें ये पाया जा रहा है कि ओमाइक्रॉन काफ़ी कम खतरनाक है, काफ़ी कम सीवियर है डेल्टा और उससे पहले वाले जो वेरिएंट थे उसके मुकाबले में। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव होता भी है, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बुखार आ रहा है तो आपको पैरासीटामॉल लेना है। अगर गला खराब है तो आप एंटीहिस्टामिक सिट्रिजिन कुछ ले सकते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मेन जो मकसद है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि जैसे ही पॉजिटिव आए तो तुरंत स्टेरॉयड टैबलेट शुरू कर दिए। आजकल देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड इन्हेलर्स का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि कोई भी पॉजिटिव आया तो तुरंत स्टेरॉयड इन्हेलर शुरू कर दिए। सीटी स्कैन के लिए लोग भागने लगते हैं। उस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। ओमाइक्रॉन बहुत ही लेस सीवियर है अगर बाकी वेरिएंट से कंपेयर करें तो, और मैक्सिमम केसेस अपने आप से ही सही हो रहे हैं। तो आपको आइसोलेट होना है एंड अपने जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयाँ हैं वो लेनी है, हल्की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो करनी है और अच्छा खाना खाना है। ठीक है, मल्टीविटामिन में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, विटामिन डी का पहले भी कोरोना वायरस के जो पुराने वेरिएंट थे उनमें भी काफ़ी रोल पाया गया। उससे पहले भी जो सांस के जितने भी रोग होते हैं, जो पहले वायरल इन्फेक्शंस होते थे, उसके अंदर भी विटामिन डी का काफ़ी ज़्यादा रोल मिला था। तो विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इसमें भी पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हुआ ट्रीटमेंट के बारे में। अगर कभी भी आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है 93 से कम होता है, बहुत ज़्यादा सांस में दिक्कत आती है, तो आपको फिर अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है और हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट कराना है। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोलेशन पीरियड के बारे में, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं कि कितना ओमाइक्रॉन पॉजिटिव आने के कितने दिन तक हमको आइसोलेट रहना है। तो इसकी जो गाइडलाइन है वो अभी 2-3 दिन पहले ही चेंज हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से आपको 7 दिन तक आइसोलेट होना है। जैसे कोई भी पेशेंट पॉजिटिव आया, सिम्टम से 7 दिन तक आइसोलेट रहना है एंड और अगर 3 दिन लगातार फीवर नहीं आ रहा है तो फिर आप आइसोलेशन से बाहर आ सकते हो। इवन आपको रिपीट टेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो इसीलिए आते हैं कि डॉक्टर साहब वापस से टेस्ट कब कराना है। तो वापस टेस्ट कराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने भी स्टडीज़ में पाया जा रहा है उसमें ये पाया जा रहा है कि कोरोना वायरस का जो मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है कि जिससे एक पेशेंट बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, वो पॉजिटिव आने के 1-2 दिन पहले और 2-3 दिन बाद तक में ही होता है। तो लगभग 5 दिन के अंदर जितना भी इन्फेक्टिविटी होता है मोस्टली हो चुका होता है। तो अभी जो 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 यूएस की सबसे बड़ी संस्था है, जो सीडीसी है,
उन्होंने तो जो ये आइसोलेशन पीरियड है उसको अपडेट किया है जो उन्होंने तो इसको 5 डेज ही कर दिया है कि पॉजिटिव आने के 5 डेज तक ही आपको आइसोलेट रहना है, उसके बाद आप बाहर आ सकते हो, बट बाकी के 5 दिन आपको खाली मास्क यूज़ करना है। ठीक है। यूके में देखा जाए तो यूके में 7 दिन तक है ये आइसोलेशन पीरियड, तो लगभग 7 से 8 दिन तक आपको आइसोलेट रहना है। अब बात करें कि कॉन्टैक्ट्स के बारे में। मान लीजिए कोई कोविड पॉजिटिव आया है और उसके आसपास के जो लोग कॉन्टैक्ट हुए हैं उनको क्या टेस्ट कराना चाहिए या आइसोलेट होना चाहिए? तो इंडियन गाइडलाइन के हिसाब से उनको टेस्ट कराने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखते हैं कि ये कितना सीवियर है, कि कितना कितना खराब है। तो जैसे कि हमारा ऑब्जर्वेशन भी है कि जैसे पिछले वेव में, डेल्टा के वेव में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा भरे हुए थे और बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। तो लकीली अभी तक ऐसा नहीं मिला है और बहुत सारी स्टडीज़ भी हुई हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। ये एक स्कॉटलैंड का एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। उन्होंने अपने डेटाबेस से ये इंटरप्रेट किया कि ओमाइक्रॉन में जो हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं वो लगभग 2/3 तक कम है अगर उनको डेल्टा से कंपेयर करें तो। ठीक है। ऐसा ही एक स्टडी साउथ अफ्रीका में हुआ। जैसे कि हमको पता है ओमाइक्रॉन सबसे पहले साउथ अफ्रीका में ही मिला था, तो उनको लगभग अभी 1.5 मंथ का एक्सपीरियंस है ओमाइक्रॉन का। सो उनके वहाँ भी जो स्टडी हुई उसमें साफ साफ पता चला कि ये उतना डेडली नहीं है जितना कि डेल्टा था। एक और बड़ी स्टडी ये साउथ अफ्रीका से ही है, लगभग 211,000 कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट्स पे ये स्टडी बेस्ड है। और इसमें भी साफ साफ पता चला कि जो साउथ अफ्रीका की पहली वेव जो आई थी उससे अगर ओमाइक्रॉन को कंपेयर करें तो लगभग 19 to 29% कम हॉस्पिटल एडमिशन्स हुए हैं। तो ऐसे और भी स्टडीज़ अभी आई हैं रिसेंटली जो ये बताती हैं कि ओमाइक्रॉन जो है काफ़ी कम सीवियर है अगर इसको हम डेल्टा से कंपेयर करें तो इसका एक रीज़न जो है वो एक बहुत ही अच्छी स्टडी में पता चलता है, जिसको कि हमने पहले डिस्कस भी किया है। ये स्टडी हांगकांग यूनिवर्सिटी से आई है, जिसमें साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और उन्होंने ये देखा कि जो ओमाइक्रॉन है वो ब्रोंकस, हमारे जो एयर के पाइप्स रहते हैं उनमें तो ओमाइक्रॉन का जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन प्रॉपर लंग जो रहता है जहाँ से ऑक्सीजन अंदर आती है हमारे शरीर में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, वहाँ पे ओमाइक्रॉन डेल्टा के मुकाबले 10 टाइम्स तक कम रहता है। तो यही रीज़न है कि ये फैलता तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सिवियरिटी इसकी बहुत कम है। अगर इसको हम नॉर्मल समझें तो इस तरह के, जैसे हमारा ये लंग होता है, ये एयर पाइप्स होते हैं और एयर जो है, एयर यहाँ से अंदर आता है और यहाँ से ये जो बलून लगे रहते हैं जिनको एल्विलाई बोलते हैं, तो ये यहाँ पे जाता है। तो नॉर्मली यही एल्विलाई से ही ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलता है। तो इस स्टडी में ये पता चला कि ये जो एयर पाइप्स है यहाँ पे तो ओमाइक्रॉन बहुत ज़्यादा है, 70 गुना तक ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मेन फंक्शन लंग का हो रहा है वहाँ पे कम है। तो एयर पाइप्स में ज़्यादा होने की वजह से ये क्या है कि बहुत जल्दी बाहर जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो इसका फैलने की गति है, जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा होगा। और चूँकि ये यहाँ पे काफ़ी कम है, 10 गुना तक कम है, तो इसकी सिवियरिटी कम होगी। ठीक है। तो ये एक रीज़न है जिससे हमें पता चलता है कि ओमाइक्रॉन काफ़ी कम सीवियर है अगर इसको डेल्टा से कंपेयर करें। तो हमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं घबराना है। अच्छा, आप कुछ रियल वर्ल्ड डेटा भी देख लेते हैं जिससे इस सारी चीज़ों को कि भाई ओमाइक्रॉन कम सीवियर है उसको और एनफोर्समेंट उसको होगा। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, क्योंकि वहीं पे ही सबसे पहले ओमाइक्रॉन आया था। तो अगर हम देखें तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वेव ओमाइक्रॉन का है, थर्ड वेव सॉरी कोविड का था, और ये जो फोर्थ वेव कोविड का है ये ओमाइक्रॉन की वजह से है। तो जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े और वहाँ पे अभी तो काफ़ी केसेस कम हो गए हैं, मतलब पीक से हाफ से भी ज़्यादा कम केसेस हो गए हैं। और अगर इसी को आप इससे देखो तो अगर डेथ्स देखी जाए तो जितना कि पिछले 3 वेव्स में जितनी डेथ्स हुई थी उतनी डेथ वहाँ पे नहीं हुई है। इसे साफ पता चलता है कि ओमाइक्रॉन उतना ज़्यादा सीवियर नहीं है। ऐसे ही अगर हम यूके को देखें तो ये यूके का डेटा है। तो ये यूके के केसेस, जैसे पहले काफ़ी केसेस थे, उसके बाद ये केसेस जनवरी में थे, अभी केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े रिसेंटली, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। ये जो है केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े यहाँ पे। लेकिन अगर इसको डेथ से देखा जाए तो पहले वेव्स में जैसे डेथ्स बहुत ज़्यादा थी उतनी ज़्यादा डेथ्स अभी तक नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बाद यूके में ही ओमाइक्रॉन सबसे ज़्यादा आया था पिछले
क्रिसमस और न्यू ईयर के आसपास में वहाँ पे पीक कर गया ये ओमाइक्रॉन। तो उस समय ये पता चलता है कि या तो पहले जो कोरोना वायरस के वेव्स के इन्फेक्शन हुए थे उनकी वजह से, या जो उतना ज़्यादा वैक्सीनेशन वहाँ पे हुआ है उसकी वजह से जो इम्यूनिटी आई है उसकी वजह से शायद ओमाइक्रॉन उतना डेडली नहीं है जितना कि डेल्टा था, जो कि एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस वैक्सीन्स के बारे में कि वो ओमाइक्रॉन के ऊपर कितनी इफेक्टिव होंगी, क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि ज़्यादातर जो कोविड वैक्सीन्स हैं वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट पे बनी है, और हमें ये पता है कि जो ओमाइक्रॉन है उसमें स्पाइक प्रोटीन में ही ज़्यादातर म्यूटेशंस हैं और काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशन है। और अभी रिसेंटली कुछ स्टडी भी आई जिसमें, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसमें ये बताया है कि जो कोविड वैक्सीन के बाद जो एंटीबॉडीज़ हैं वो वो ओमाइक्रॉन को न्यूट्रलाइज करने में उतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं। लेकिन लकीली अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली ही कुछ फ्रेश स्टडीज़ आई हैं, उनमें ये बताया गया है कि माना कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उतनी इफेक्टिव नहीं हैं, लेकिन वैक्सीन्स और नेचुरल इन्फेक्शन के बाद में एक और रिस्पॉन्स होता है जो कि टी सेल रिस्पॉन्स होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है इस ओमाइक्रॉन से लड़ाई में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक साउथ अफ्रीका से स्टडी है जिसमें बताया गया कि 2 डोज ऑफ फाइजर वैक्सीन के बाद जो हॉस्पिटल एडमिशन है वो 70% तक कम होते हैं ओमाइक्रॉन में। डेल्टा और उससे पहले ये 93% है, लेकिन अभी ये 70% है। 70% भी एक बहुत बड़ा वैल्यू है। सो वैक्सीन की जो इफेक्टिविटी अभी तक है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जिसने भी ये वैक्सीन नहीं ली है कोरोना वायरस का वैक्सीन, उनको लेना चाहिए। और अभी रिसेंटली बूस्टर डोज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया हुआ है। यूके में तो लगभग 60% से ज़्यादा लोग बूस्टर डोज ले चुके हैं, और कई सारी स्टडीज़ भी हैं जिसमें बताया गया है कि बूस्टर डोज काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।